हम पहाड़ी लोग हैं तो हमारे खून में ही वफादारी है, हार्ड वर्किंग है, सब कुछ है हम लोग, बट के डायरेक्शन की कमी होती है। तो मैं कहता हूँ मुझसे ज़्यादा मोटिवेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि लाइफ में मैंने बहुत फेलियर देखा, मुकाम ऐसा भी पहुंचा कि मैं छोड़ छाड़ के कहीं भाग जाऊँ करके, ऐसा मुकाम भी रहा है। इनका सनद अलग से होता है, उसको लाओ और निकलो यहाँ से। मुझे वहाँ से भगा दिया गया, फिर रोता घर पहुँचा मैं। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ज़िंदगी में मतलब मेरे लिए सब कुछ खत्म हो चुका है, बट भगवान को कुछ और मंजूर था और आज मैं अफसर के रैंक में आया हूँ। और मैंने IPL के साथ, उसके वर्ल्ड कप के साथ, जो मैं बांग्लादेश टीम के साथ रहा हूँ, मैं उस टीम का पूरा रहा, मैं 2-2.5 महीने रहा, और IPL में रहा, फिर लेजेंड्स लीग होता है उसमें रहा मैं। तो मैं अनंत अंबानी की प्री वेडिंग में गया था लास्ट ईयर, 3-4 मार्च को था। तो वहाँ मैं बिल गेट के साथ उनके साथ था, जिसमें मेरा काम सिक्योरिटी एनालाइजिंग का काम था मेरा वहाँ पर। यह है कि जिस आदमी को जिम्मेदारी मिलती है ना, उसके अंदर थकावट नहीं होती है। कई लोग कहते हैं कि यार थक गया हूँ मैं, अब ये हो गया, वो सब बहाने हैं। या तो आपका उसमें मन नहीं है या मरे मन से कर रहे हो। काम बहुत है देश के अंदर, बट करने वाला आदमी चाहिए। हर कोई सोचता है मुझे फ्री में मिल जाए, क्यों फ्री में मिले कोई चीज़ आपको? आप मेहनत करो, मेहनत करके जब खाओगे तो उसका सुकून ही अलग होगा, है ना। बड़े लोगों के साथ आप रहोगे भी तो बहुत कुछ सीखोगे आप उनसे, क्योंकि वो जहाँ तक पहुँचे हैं ना, ऐसे नहीं पहुँचे, तुक्के से नहीं पहुँचे। करोड़ों में 1-2 होंगे तुक्के से पहुँच गए जाते होंगे, अदरवाइज हर कोई मेहनत करता है। लोग मेहनत को कोई नहीं देखता, लोग अचीवमेंट्स देखते हैं और फिर जलते हैं। तो आप दिमाग में क्या सोच रहे हो, क्या वही बोल रहे हो और क्या वही कर रहे हो, ये मैच हो गया तो खत्म, पास है वो। अब बच्चे कई बार होते हैं कि बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और कहते कुछ और हैं, और दिखाते कुछ और हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज PTS TV के स्पेशल कार्यक्रम में। आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर ललित कुमार सिंह, पिथौरागढ़ निवासी मेजर ललित कुमार सिंह, जो कि पूर्व सैनिक संगठन पिथौरागढ़ के अध्यक्ष भी हैं। सेना से रिटायरमेंट लेने के बाद समाज में वीर नारियों व पूर्व सैनिकों के लिए शानदार कार्य करने के साथ ही छात्रों को NDA, CDS, FCAT और SSB के लिए मार्गदर्शन दे रहे हैं। मेजर ललित BCCI, IPL और बिल गेट्स फाउंडेशन के साथ भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो आइए इनसे इनके इस शानदार सफर के बारे में जानते हैं। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है, आज आपने हमारे लिए समय निकाला। दूसरी बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं, लेकिन पॉडकास्ट में पहली बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रदीप जी, और जय हिंद आपको और सभी दर्शकों को जो हम देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आप सभी को जय हिंद और नमस्कार। तो सबसे पहले तो हमारे जो दर्शकों को ये जानकारी दीजिए कि सेना से जो आपका जुड़ाव हुआ, आप सेना से कब जुड़े और वहाँ का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और किन किन पदों पर आप वहाँ पर रहे। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को इसके बारे में जानकारी दीजिए, उससे पहले अपना इंट्रोडक्शन। जी, जय हिंद सभी को। मैं मेजर ललित सिंह हूँ और मैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से रहने वाला हूँ मैं यहाँ पर जी। और मैंने आर्मी 1999 में ज्वाइन की थी। और जब ज्वाइन की थी तो जैसे मेरी 4th जनरेशन है, मेरे पिताजी, दादा, परदादा सभी फौज में हैं। इवन मेरा बड़ा भाई, हम 2 भाई हैं, दोनों भाई हम फौज में रहे हैं। तो यहाँ से शुरुआत हुई कि पहला जो जज्बा है, फौज में हम रहे पापा के साथ, तो हमेशा ही हमने जो है फौजियों को ही देखा अपने आसपास। दिल में यही था कि फौजी ही बनना, दूसरा कोई ऑप्शन हमारे पास था ही नहीं, सोच कभी नहीं हमारे दिमाग में आई, बस आर्मी ही ज्वाइन करनी है। तब 99 में मैंने आर्मी ज्वाइन करी और वहाँ पर मैं विभिन्न पदों में रहा, जैसे इंस्ट्रक्टर में रहा, जैसे वन में सेंटर सिकंदराबाद है, सिकंदराबाद में ट्रेनिंग सेंटर है जिसमें कि हम रिक्रूटों को एनरोल करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनके पास रहा मैं 2 साल वहाँ रहा। फिर उसके बाद मैं फौज ने ही मुझे MTech और BTech कराई, है ना, वहीं से मैकेनिकल इंजीनियर भी हूँ मैं। और साथ में मेरी पोस्टिंग RR, जिसे राष्ट्रीय राइफल कहते हैं, टेररिस्ट इनकाउंटर्स के लिए स्पेशलिस्ट होती है, वहाँ रहा उनके साथ। LC पे रहा मैं, जहाँ पर कि अपने आसाम रीजन के साथ रहा हूँ मैं, GR के साथ रहा मैं, AD के साथ रहा, मद्रास के साथ रहा, तो कुमाऊँ के साथ रहा। तो ये मेरा सफ़र पूरा इसी तरह से रहा। सभी यूनिट के साथ मैं रहा हूँ अपने साथ और सब जगह अपनी सेवा दी है। काउंटर इंसर्जेंसी में भी रहा हूँ मैं, पीस स्टेशन में कहें तो वहाँ भी रहा हूँ मैं, कोटा जैसी जगहों में रहा हूँ, और इंस्ट्रक्टर में कहिए तो सिकंदराबाद रहा हूँ मैं। इन जगहों में मैं अपनी सेवा दे करके आज मैंने 2020 में रिटायरमेंट लिया, जब मैंने सोचा कि बहुत हो गया अभी सेवा, और कुछ जो हमारा समाज एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, जहाँ मैं जब छुट्टी आता हूँ घर पे, जब देखता हूँ कि हमारे गांव में जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ के बच्चे आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं, या कहिए डायरेक्शन नहीं उनके पास, जज्बा है, सब कुछ है, बट डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है। तो मैंने कहा देश की सेवा कर रहा हूँ, किया है अभी तक, मेरे पिताजी ने किए, उनके दादा ने किए, परदादा ने किए, तो मैंने कहा थोड़ा छोड़ के इस समाज के लिए कुछ करूँ मैं, जिस जगह से मैं आता हूँ, ताकि लोग याद करें कि एक अफसर तो बहुत बन जाते हैं, बट अफसर बन के जो समाज को उत्थान है वो बहुत कम कर पाते हैं, क्योंकि उनका जीवन 50-60 साल तक वो आर्मी में रहते हैं, आते हैं रिटायरमेंट के बाद, तो उसके बाद फिर
कुछ कर नहीं, ज़्यादा हो नहीं पाता। तो यंग एज में फिर मैंने रिटायरमेंट ली और आने के बाद पिथौरागढ़ में आया मैं यहाँ पर। मैंने देखा यहाँ पर जितने बच्चे हैं इंटीरियर के, धारचूला, डीडी हाट, मुंशारी, जब वहाँ घूमा मैं देखा कि काफ़ी लोग अच्छे हैं, बॉडी बहुत तगड़ी है, सब कुछ है, माइंड भी है, लेकिन जहाँ बात आती है फौज की, कहेंगे साहब जवान बनना है मुझे। तो मैंने कहा यार जवान क्यों, तुम अपना एम हाई करो ना, अपना एम हाई रखो, ऑफिसर्स की सोचो कि नहीं सर मेरी तो इंग्लिश बहुत कमजोर है मेरा। मैंने कहा यार इंग्लिश तो एक पार्ट लैंग्वेज है, इट्स जस्ट अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, आपने कम्युनिकेट करना है उसके लिए, अपनी भावनाओं से कर सकते हो, थोड़ा बहुत सीख के हो जाएगा। तो जब मुझे याद है जब 2020 में आया और तब से आज तक कुछ में तो कम से कम 20 से 25 लड़के बच्चों को मैंने गाइड किया और उसमें से CDS, FCAT, NDA और बच्चे निकले वो। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, अभी आप भी देख रहे होंगे समाज पिथौरागढ़ के अंदर हर सेमेस्टर में 6 से 7 बच्चे आज निकल रहे हैं, है ना। बहुत अच्छा, इनको गाइडेंस मेन है, गाइडेंस की बच्चों। जब हम पहाड़ी लोग हैं तो हमारे खून में वफादारी है, हार्ड वर्किंग है, सब कुछ है हम लोग, बट के डायरेक्शन की कमी होती है। जो आया मैंने दिया, काफ़ी अच्छा लगा। जो बच्चे निकलते हैं फिर जो आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, मिलते हैं, तो बहुत खुशी मिलती है उनसे। चलिए, एक तो चित्र ये था। फिर दूसरा था कि मेरे जो पूर्व सैनिक हैं रिटायरमेंट के बाद आते हैं यहाँ पर, उसके बाद वो फिर अपने घर परिवार में व्यस्त हो जाते हैं, अपने नाती पोतों में, गाय भैंसों के साथ यहाँ वहाँ व्यस्त हो जाते हैं। और एक फौज में जब हम रहते हैं तो हमारा एक रूटीन रहता है, सुबह 4:30-5 बजे उठना है, बेड टी मिलेगी आपको, ब्रेकफास्ट होगा, उसके मॉर्निंग PT है, उसके बाद ट्रेनिंग है 8 बजे के बाद से 1 बजे, फिर आपको लंच मिलेगा, फिर शाम को 4 बजे चाय मिलेगी, फिर गेम से पूरा रूटीन में रहते हैं हम 25 साल 30 साल तक। लेकिन वही जवान जब रिटायरमेंट के बाद वापस आता है, उसका रूटीन खत्म हो जाता है, आराम से 8-9 बजे उठता है, 10-11 बजे खाना खाता है, ब्रंच जिसको बोलते हैं, खाना और लंच दोनों के साथ हो जाता है उसका पूरा सिस्टम खराब होता है। बहुत कम लोगों का फिर आगे तक कहते हैं ना फिजिकली फिटनेस या मेंटली जो है वो बंदे रह पाते हैं, तो बीमारियों में ग्रस्त हो जाते हैं वो। तो इसी को सोचते हुए मैंने इन सब लोगों को, पूर्व सैनिकों को इकट्ठा किया, उनको समझाया कि यार फौज में जब आपने फौज में देश में और विदेशों में सेवा दे रखी है, और जो काम आपने किया शायद सिविल में 90% लोगों ने वो चीज़ नहीं की है जो आपने कर रखी है। आप अपनी चीज़ में स्किल्ड हो तो क्यों नहीं आप उसका यूज़ करते हो। लोगों ने समझा, पूर्व सैनिकों ने समझा, इकट्ठे हुए। आज हम लगभग 10 से 15 हज़ार पूर्व सैनिक हैं जो संगठन बन चुका है हमारा, और पिथौरागढ़ जिले में लगभग 28 से 30 हज़ार पूर्व सैनिक हैं। तो मेरा एम है कि इन सब पूर्व सैनिकों को एक छत्र छाया के अंदर लाना है इनको, इनसे फिर समाज के लिए, उत्थान के लिए काम करते हैं। आज हमारा संगठन, पूर्व सैनिक संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है। इवन स्टेट ही नहीं, देश में भी हमारे संगठन का नाम है। हर जगह हम काम करते हैं, चाहे गरीबों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, वीर नारियों के लिए हो, बच्चों के लिए हो, जो भी आता है हमारे पास उसकी हम मदद करते हैं, उनको गाइड करते हैं, और आज हमारा समाज अच्छा बनता जा रहा है। और मेरा सपना यही है कि हम और अच्छा करें ताकि हम एक आइडल बन सकें। फौज में हमने अपने आप को सिद्ध किया है, प्रूव किया अपनी चीज़ों को। यहाँ पर भी मैं चाहता हूँ कि हम लोग पूर्व सैनिक अपने आप को प्रूव करें कि वी आर द बेस्ट। और सोल्जर नेवर रिटायर्ड कहते हैं ना, रिटायर कभी नहीं होते हम लोग। ज्वाइनिंग से पहले का सफ़र आपका कैसे रहा? जब आपने आर्मी ज्वाइन किया, जी, तो ये तो आर्मी के ज्वाइन के बाद का आपने पूरी जानकारी दी जी, लेकिन इतना आसान नहीं है कि उसको ज्वाइन करना। तो उससे जो पहले कितनी चुनौतियां रहीं, या फिर किस तरह से आपके द्वारा प्रिपरेशन की गई, तैयारी की गई, उसके संबंध में कुछ जानकारी दें दर्शकों को। बिल्कुल। कहते हैं ना, कई बच्चे बोलते हैं कि सर हमें मोटिवेशन चाहिए, तो मैं कहता हूँ मुझसे ज़्यादा मोटिवेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि लाइफ में मैंने बहुत फेलियर देखा, मुकाम ऐसा भी पहुँचा कि मैं छोड़ छाड़ के कहीं भाग जाऊँ करके, ऐसा मुकाम भी रहा है। मैंने ग्रेजुएशन करनी शुरू करी थी अपनी डिग्री कॉलेज पिथौरागढ़ से, तो BSc फर्स्ट ईयर में था, और साथ ही साथ मैंने NCC ली थी क्योंकि जज्बा था कि फौज में जाना है मुझे। तो मेरा प्लान ये था कि मैं ग्रेजुएशन करता हूँ, 3 साल की ग्रेजुएशन होगी, NCC 3 साल हो जाएगी, 3 साल में मैं RD परेड जाऊँगा और जो भी NCC कैंप में सारे करूँगा। तो चाहे इससे क्या होगा कि मैं NCC के डायरेक्ट स्पेशल एंट्री में चला जाऊँगा। इन केस अगर वहाँ नहीं होता तो ग्रेजुएशन हो जाएगी, तो CDS के जो ग्रेजुएशन के थ्रू एंट्री होती है उसके थ्रू चला जाऊँगा। लेकिन जब सेकेंड ईयर में था मैं, और मैं बेसिक लीडरशिप कैंप होता है NCC का एक, उसमें और तब हम यूपी के पार्ट थे, 97-98 की बात है ये। तो मैंने ऑल इंडिया फायरिंग कंपटीशन में 3rd पोजीशन ली थी। पूरे यूपी के अंदर एक ही मेडल था मेरा, तो मैं बहुत खुश था। तब NCC का B सर्टिफिकेट के एग्जाम होने वाले थे उसके बाद। तो मेरे जितने उस्ताद थे उन्होंने ये कहा कि ललित तू ना RD में जाएगा, तेरी हाइट भी अच्छी है, फिजिकल फिट है, तो RD के तैयार हो। मैंने कहा सर अब BLC हो गई है, अपने सेकेंड सेमेस्टर में मैं RD जाऊँगा। पूरी तैयारी हो चुकी थी, मेडल था मेरे पास ऑल इंडिया फायरिंग कॉम्पिटिशन का भी, सबसे मतलब जितने कैडेट्स थे उसमें बेस्ट कैडेट मैं ही था उसमें। तो जब यहाँ टेस्ट हुआ, एग्जाम हुआ B सर्टिफिकेट का, तो टेस्ट हुआ, बहुत 1 घंटे का टेस्ट था, बहुत इजी पेपर था। KV से पढ़ा हूँ तो पढ़ने में लगभग एवरेज ठीक ठाक ही हूँ, बहुत वो नहीं है। तो मैथ के इजी बहुत क्वेश्चन आए थे, वो भी किए मैंने, GK GS भी किया। टेस्ट बहुत अच्छा हुआ मेरा, इंटरव्यू भी बहुत अच्छा हुआ क्योंकि ड्रिल अच्छी है मेरी, सब कुछ ठीक था। लेकिन जब रिजल्ट आया तो फेल हो गया उसमें मैं, है ना। तो कुछ कारणों से, कारण क्या थे वो ऑफिशियल कारण थे उनके कुछ। तो मेरा नाम ललित कुमार सिंह है, तो
तो उन्होंने सोचा कि लाशा कहीं देसी लड़का है, कोई बाहर का मतलब कहीं बाहर स्टेट का है करके, तो पहाड़ों का नहीं है, तो जैसा कुछ हुआ उनके बीच में, उन्होंने मुझे फेल कर दिया। तो मैं बहुत रोया। तब सीओ थे उनके पास भी गया मैं, तो मैं वहाँ भी बहुत बच्चे थे, 17-18 साल के बच्चे होते हैं हम लोग, तो रोए बहुत कि सर ऐसा नहीं होता, दोबारा टेस्ट कर लो, मैं तो बेस्ट हूँ, मैं पढ़ाई में हो नहीं सकता फेल करके। उसने कहा बेटा अब तो रिजल्ट आ चुका है, वी कांट डू मच। तो रोता हुआ आया, फिर मतलब टूट गया था अंदर से, क्योंकि इस ट्रेनिंग में पापा ने मेरी बहुत हेल्प की थी, कैसे फायरिंग करनी है, क्या करना है, ट्रेनिंग कैसे, सब कुछ किया था, गाइड किया। अब घर में कैसे बताऊँ कि मैं फेल हो चुका हूँ, दिक्कत होगी। तो उसके बाद फिर मैं गया, भर्ती आई अप्रेंटिस की, जहाँ पर नेवी की भर्ती आई थी, तो हाइड्रोग्राफिक ऑफिस देहरादून है, वहाँ पहुँचा। तो वहाँ जब टेस्ट हुआ, रिटन टेस्ट हुआ, 10,000 बच्चे थे हम लोग, 26 बच्चे हम लोग जो रिटन पास किए। बहुत खुश हुआ मैं कि चलो एक रास्ता मिल गया, मैं फेलियर नहीं हूँ, मुझे सक्सेस मिल गई है। जब रिटन पास हुआ, फिर फिजिकल हुआ, 100 में से 100 नंबर फिजिकल में आए मेरे। जब मेडिकल हुआ, तो मेडिकल में क्या, उस दिन बारिश भी चल रही थी, तो बच्चे हुए समोसे चाहते हैं, क्या क्या खाया हमने, अटर बटर खाया। शाम को जब रिजल्ट आया तो हम 2 बच्चे मेडिकल में फेल हो गए, मैं भी फेल था उस मेडिकल में। तो मुझे कहा गया कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है। तो आंखों से आंसू निकल आए मेरे कि यार इतनी दूर आया हूँ, मैं चाह रहा हूँ फौज में अफसर बनूँ, और तुम मुझे बीपी हाई बता रहे हैं, ये कैसे होगा मेरा ये। तो वहाँ पर अभी याद है मुझे, चीफ पेटी ऑफिसर डिमरी साहब थे, तो वो उनको मैंने रिक्वेस्ट करी कि सर मैं पिथौरागढ़ से आ रहा हूँ, देहरादून बहुत दूर है, प्लीज़ मुझे एक बार दोबारा चेक कीजिए। वो अच्छे थे साहब, वो अंदर गए, डॉक्टर साहब से बात की उन्होंने, मुझे अंदर बुलाया गया, दोबारा बीपी चेक किया गया, तो उसमें बीपी और शूट हो गया, और हाई हो गया। कहा बेटा तेरा बीपी सच में बहुत हाई है। रोता हुआ घर पहुँचा, पापा को दिखाया कि पापा मैं निकम्मा नहीं हूँ, मैं पास हो गया था, लेकिन ये दिक्कत है कि मेडिकल जो मेरे हाथ में नहीं है। पापा ने कहा बेटा कोई बात नहीं, तो तैयारी कर, आगे मैं हूँ यहाँ पर, अफसर बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, कर करके। तब टूट गया एक तरह से। फिर दोबारा भर्ती आई एयरफोर्स की, एयरमैन की। दिल्ली पहुँचा मैं, रेस कोर्स में हमारी दौड़ और सब कुछ था। डॉक्यूमेंटेशन जब चेक हुए, तो वहाँ चेक करने वाले उस्ताद ने मुझे कहा कि सनत कहाँ है। अब हम कैसे पढ़े हुए, तो सनत हम कभी सुनी नहीं हमने सनत के बारे में। तो मैंने कहा सर ये क्या होता है। कहा उसमें जो आपके सर्टिफिकेट में आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, फादर का नाम सब लिखा होता है। तो मैंने उसको 10th की मार्कशीट दिखाई, उसमें कहा सर देखो 10th की CBSE बोर्ड की मार्कशीट है, नाम भी है, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ है। नहीं कहा सनत अलग से होता है एक, उसको लाओ और निकलो यहाँ से। मुझे वहाँ से भगा दिया गया। फिर रोता घर पहुँचा मैं, तो मुझे ऐसा लगा कि यार ज़िंदगी में मतलब मेरे लिए सब कुछ खत्म हो चुका है ना। तो लेकिन कहते हैं ना डेस्टिनी आदमी कुछ और होती है कभी। अब मैं जब सोचता हूँ, मुझे लगता है कि यार अगर मैं उस वक्त नेवी में भर्ती हो गया तो होता, तो चीफ पेटी ऑफिसर के रैंक से रिटायर होता मैक्सिमम, या एयरफोर्स में होता तो शायद वारंट ऑफिसर के होता। बट भगवान को कुछ और मंजूर था और आज मैं ऑफिसर के रैंक में आया हूँ। तो मतलब ये रही। तो मैं लोगों से ही कहना चाहूँगा कि फेलियर आता है, दुख जरूर होता है। हम कहते हैं दुखी मत हो, दुख होते हैं, दुखी होते हैं हम लोग, बट कहीं ना कहीं भगवान ने हमारे लिए कुछ और सोचा होता है अच्छा। तो उसको सोचो कि कोई बात नहीं, अपनी बेस्ट दो। वो कहते हैं ना यदा यदा, वो कौन सा कहते हैं, आप कर्म करते जाओ, कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन, आप कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। तो वही मैंने सुना समझा कि मैं मेहनत करूँगा। मेहनत में मेरे कभी कमी नहीं रही। मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूँ आज तक, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे मेरे पर उंगली नहीं उठाई, हमेशा रिस्पेक्ट दी, क्योंकि मैं दिल से काम करता हूँ। जहाँ जुड़ता हूँ बहुत दिल से काम करता हूँ, मेहनत से काम करता हूँ। मेहनत से कभी जी चुराता नहीं हूँ, मैं अपना समझ के काम करता हूँ। तो आज भी है, तो यही सोचता हूँ कि भगवान ने जो किया मेरे लिए अच्छा किया, जो चाहा मुझे भगवान ने दिया मुझे वो, थैंक्स टू गॉड, और आप सभी का प्यार है जो यहाँ पहुँचा हूँ मैं। चलिए बहुत बढ़िया। आप इससे हट करके आप IPL में गए जी, तो वो सफ़र के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें कि आपका BCCI और IPL जैसे संस्थाओं से या फिर बिल गेट्स जैसे फाउंडेशन से कैसे जुड़ाव आपका हुआ, इस दिशा की तरफ कैसे रुख हुआ, कुछ इसके संबंध में हमारे दर्शकों को जानकारी दें। जी बिल्कुल। कहते हैं ना एक सपना होता है कि हीरो, क्रिकेट के हीरो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, जडेजा हो, या कोई भी बड़े प्लेयर हैं आज के, उनको देखना टीवी में, वो हमारे लिए होता है कि यार बहुत बढ़िया है। मुझे मौका मिला कि मैं उनसे मिला, हाथ मिलाया, बात की, सब कुछ उनके साथ हमने लंच और डिनर भी शेयर किया, सब कुछ किया हमने। ये सफ़र ऐसे शुरू हुआ कि जब मैं रिटायरमेंट आया तो कोचिंग चल रही थी मेरी, बच्चों को कोच कर रहा था। तो मेरा एक दोस्त था PV राव, वो भी रिटायर हो चुके थे, मेजर रैंक से रिटायर हुए हैं। उन्होंने मुझे कहा कि लेती यार एक ऑप्शन आया हुआ है, BCCI के साथ जुड़ना है, अगर फ्री हो तो आ जाओ। तो फिर मुझे फिर कॉल लेटर आया वहाँ से, और फिर इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में कई अफसर आते हैं वहाँ पर, बहुत इंडियन आर्मी के जितने रिटायर्ड अफसर हैं ऑलमोस्ट सब जानते हैं इस चीज़ को, और सभी अप्लाई भी करते हैं। तो जब वहाँ पर गया, दिल्ली गया, इंटरव्यू हुआ, तो मुझे सेलेक्ट कर लिया। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ मेरे साथ क्या, एज मेरे फैक्टर जो मेरे साथ है, प्लस फिजिकली फिट है। तो हर कोई फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है कि हाँ यार ये बंदा फिट है, तो वहाँ मुझे ऑप्शन चांस मिला। और मैंने IPL के साथ, उसके वर्ल्ड कप के साथ, जो मैं बांग्लादेश टीम के साथ रहा हूँ, मैं उस टीम का पूरा रहा, मैं 2-2.5 महीने रहा।
और IPL में रहा, फिर लेजेंड्स लीग होता है उसमें रहा मैं। तो सभी प्लेयरों से मिला मैं और मुझे ऐसा ही लगा कि प्लेयर सारे हम जैसे ही हैं। कई बार हम सोचते हैं ना यार ये बड़ा आदमी, पता नहीं क्या जो होगा, कैसा जो होगा, लेकिन जब उनके साथ जुड़े तो लगा कि ये बहुत सिंपल लोग हैं, दिल के हम सब एक जैसे हैं, भारतीय हैं, तो सबकी एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट है। जितने बड़े विराट कोहली इन सब से मिला हूँ मैं, इन सब का नेचर बहुत अच्छा है ना। रोहित हैं उनसे मिला हूँ, जितने प्लेयर्स मिला सबको ऐसा लगा यार जैसे पहली बार नहीं मिल रहे हैं, बहुत बार पुराने दोस्त हैं, ऐसी फीलिंग आती है उनसे मिल करके। और रियली बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत बढ़िया है, उनके यहाँ रहा, सब कुछ किया मैंने। साथ ही साथ फिर मैं बिल गेट के साथ जब मेरा यहाँ काम ठीक ठाक था तो फिर बिल गेट फाउंडेशन की तरफ से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं उनसे काम करूँ। तो मैं अनंत अंबानी की प्री वेडिंग में गया था लास्ट ईयर 3-4 ऑफ मार्च को था। तो वहाँ मैं बिल गेट के साथ उनके साथ था, जिसमें मेरा काम सिक्योरिटी एंड लाइसेंसिंग का काम था मेरा वहाँ पर। तो उनकी टीम के साथ मैंने पूरा वहाँ ऑलमोस्ट 10 दिन रहा वहाँ पर मैं। तो वहाँ भी मैंने अंबानी फैमिली सबको देखा, उनको बिल गेट्स को देखा। और एक चीज़ मैंने सीखी है, कई बार हम कहते हैं कि टाइम नहीं मेरे पास, है ना, हम अक्सर होता है कि यार तूने कॉल क्यों नहीं किया मुझे, हम क्या बोलते हैं यार टाइम नहीं मिल पाया, या वो क्यों नहीं, यार टाइम नहीं मिल पाया। मैंने एक चीज़ सीखी, टाइम सबके पास है, लाइफ में प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपकी जो प्रायोरिटी होगी वो काम कर लोगे आप, जो प्रायोरिटी में डाउन होगी वो नहीं करोगे, उसके लिए फिर एक्सक्यूज आएंगे टाइम नहीं मेरे पास। बिल गेट जिसकी एज आई बिलीव 68-70 के आसपास है या ऐसे कुछ है, वो बंदा सुबह 9 से रात के 2 बजे तक फुल पावर में रहते हैं वो, उस एज में भी। कई बार मैं थक जाता था कि यार क्या पर्सनैलिटी बंदे की, और ये आते हैं किसी विजिट में जाते हैं 2 घंटे वापस आते हैं, ड्रेस चेंज करते हैं, फिर अपना तैयारी करके फिर 1 घंटे कहीं और पहुंच जाते हैं, 3-4 घंटे वहाँ रहते हैं, दिन भर उनका शफलिंग चलती है, लेकिन एनर्जी सेम रहती है उनके अंदर। दूसरी बात यह है कि जिस आदमी को जिम्मेदारी मिलती है ना, उसके अंदर थकावट नहीं होती है। कई लोग कहते हैं कि यार थक गया हो मैं, अब ये हो गया, वो सब बहाने हैं, या तो आपका उसमें मन नहीं है या मरे मन से कर रहे हो। वो आदमी 68-70 की एज में उस एनर्जी के साथ अगर कहीं जा रहा आ रहा है तो मतलब उसके अंदर जिम्मेदारी है कि मुझे कुछ करना है ना। अगर वो जिम्मेदारी अगर हर इंसान समझ सके ना, मैं कहता हूँ देश में और दुनिया में नौकरी की कमी नहीं है, प्रचुर मात्रा में नौकरियाँ हैं, बट करने वाला आदमी नहीं है। हर कोई आदमी एक्सक्यूज़ देता है कि मेरा टाइम तो 9 से 5 का ही टाइम है, बाकी क्यों करूँगा। आप एक बार दिल से काम करके देखो ना, आपको मज़ा भी आएगा, सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी, और प्रोग्रेस तो साथ में आ ही जाएगी आपके साथ। ये सही, तो बहुत अच्छी जान। अच्छा, आपने जिक्र किया कि अनंत अंबानी के आप प्री वेडिंग, हाँ, तो वहाँ पर भी थे आप गए। तो इस जो शादी को लेकर के जितनी बहुत बड़ी लैविश जो है मैरिज थी वो, या जो भी फंक्शन था, उसको लेकर के तमाम चर्चाएं पूरे देश में हुई कि यार इतनी महंगी शादी है, बहुत ही खर्चीला शादी है, इतना खर्चा क्यों देश को दिखाया गया, और उसके बाद गरीबों का मजाक है ये। तो कई तरह से उनको ट्रोल किया गया था। आपका क्या नज़रिया है, किस रूप में देखते हैं आप इसे? देखो, एक होता है बाहर से देख के अपने कमेंट करना, एक होता है आप अंदर जो उसका पार्ट बन जाते हो तो क्या आपकी राय होती है। तो उनका पार्ट था, मैं देखा मैंने। जो लोग कहते हैं खर्चा हो किया, नो डाउट खर्चा किया उन्होंने, बहुत खर्चा किया, लेविश किया, क्यों है उनके पास, उनके पास है तो करेंगे वो, है ना। दूसरी बात ये कि अगर वो खर्चा उन्होंने किया तो उसके साथ हजारों लाखों लोगों को रोजगार भी मिला। मुझे याद है कि जो जामनगर में जब शादी थी, रिलायंस ग्रीन के अंदर हम जाते थे, उस बाहर रोड पे हाईवे है, वहाँ पर लगभग 200 से 250 मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी है वहाँ पर। जस्ट की जो 2-2.5 हज़ार गाड़ियाँ अंदर चल रही हैं, उनको रिकवरी दे सकें, कोई सपोर्ट दे सकें उसके लिए। और वो 250 लोगों में जो 250 लोगों के मालिक होंगे गाड़ियों के, वो ड्राइवर हैं वो, और जो उनको खाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं वो, उन सबकी नौकरी लगी ना 2-2.5 महीने के लिए। तो वो तो खुश थे कि साहब ठीक है, बड़े हमारी गाड़ी लग चुकी है और हम पैसे कमा रहे हैं, क्या दिक्कत है। तो ये उन्होंने रोजगार भी तो दिया लोगों को, खर्चा किया तो रोजगार भी दिया। ऐसा तो नहीं कि पैसा जलाया उन्होंने, पैसा दिया ही ना। चाहे उन्होंने अपने वहाँ पर स्टूडियो बनाए, कई चीज़ें वहाँ पर इस्टेब्लिश की, उसको करने वाले कारीगर थे वहाँ पर, उनके इंजीनियर्स थे वहाँ पर, कलाकार आए इतने बड़े, तो उन सबको रोजगार तो मिला वहाँ पर। वो तो भाई पैसा है तो करेंगे वो, और किया अच्छा उन्होंने। मैं तो सपोर्ट में हूँ कि अच्छा किया उन्होंने, बहुत अच्छा किया, और हज़ारों लाखों लोगों को उन्होंने रोजगार दिया। और जो रोते हैं कि गरीबों को देना था, भाई गरीब भी तो काम कर सकता है, फ्री में खाने की आदत क्यों है आप लोगों को? अब फ्री में क्यों मांगते हो, काम करो ना। मैंने जैसे पहले कहा कि नौकरियां और काम बहुत है देश के अंदर, बट करने वाला आदमी चाहिए। हर कोई सोचता है मुझे फ्री में मिल जाए, क्यों फ्री में मिले कोई चीज़ आपको? आप मेहनत करो, मेहनत करके जब खाओगे तो उसका सुकून ही अलग होगा, सेटिस्फेक्शन डिफरेंट होगी आपकी। वाह, मतलब आज मैंने मेहनत करी, आज मुझे कुछ पैसा मिला, मैं खाना खाया, उसका मजा अलग होगा। एक फ्री में कोई आपको भीख दे रहा है, वो खा रहे हो, उसका अलग चीज़ होगी वो। तो एक स्वाभिमान आदमी का होना चाहिए, और बहुत अच्छा चला, बहुत बढ़िया था उनका। मैं तो ग्रेटफुल हूँ कि मुझे मौका मिला उनके साथ, उनसे मिलने का भी, उनको देखने का भी, कि बहुत क्लोज है, उनके काम करने के तरीकों को भी मैं तो इम्प्रेस्ड हूँ, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। अगर लोग कहते हैं तो लोगों ने तो श्री रामचंद्र को भी नहीं छोड़ा, है ना, कृष्ण को नहीं छोड़ा, शिव को नहीं छोड़ा। तो हम तो नॉर्मल इंसान हैं, अंबानी नॉर्मल इंसान हैं, तो लोग ट्रोल करेंगे, और ट्रोल होने भी चाहिए। कुछ लोग ना निंदक नहीं राखिए बोलते हैं, अपने जो क्रिटिसाइज करते हैं उनको पास करना चाहिए, कुछ सीखता है आदमी उससे। बिल्कुल सही बात। अच्छा, जब आपने IPL ज्वाइन किया था, वहाँ पर आपका रोल क्या था?
क्योंकि हमारे तमाम दर्शक जो है जानना भी चाहेंगे कि आप वहाँ खेलने गए थे या कई बार कई कहते हैं कि सर आप आईपीएल खेलते हो, मैं यार खेलता नहीं तो हूँ। आपका रोल क्या था उसके में? अच्छा, वहाँ पर हमारा अपॉइंटमेंट होता है इंटीग्रिटी ऑफिसर। इंटीग्रिटी ऑफिसर मतलब ये होता है कि जो टीम आपके साथ, जैसे मैं एक टीम के साथ रहूँगा वहाँ पर, उस टीम के सेफ्टी, सिक्योरिटी, लाइजनिंग, जैसे वो टीम पहुँच गई मुंबई, तो मुंबई में एसपी हैं जो या सिटी कोऑर्डिनेटर, उनसे मिलाप करना, जिस रूट में वो जिस होटल में रुके हैं उसकी उसमें एग्जिट एंट्री पॉइंट देखना, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी देखना। दूसरी बात, वहाँ से जब स्टेडियम जाते हैं तो रास्ते भर का जो सेफ्टी जहाँ जगह जगह पर पुलिस लगी नहीं लगी उनसे कोऑर्डिनेट करना, स्टेडियम में जहाँ बैठे हैं क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनको वो जज करना। ये तो एक सिक्योरिटी पार्ट है। दूसरा रहता है कि इन केस कोई मैच फिक्सिंग हो, स्पॉट फिक्सिंग हो, या ऐसा कुछ हमें नज़र में आता है कि कोई जो ठीक नहीं हो रहा है, वो है उसमें अनलॉफुल है, तो उसकी रिपोर्ट हम फिर इंटीग्रिटी जो वहाँ पर एंटी करप्शन होते हैं उन टीम को हम करते हैं। तो एंटी करप्शन के साथ हम मिल करके काम करते हैं, तो जो भी मैच फिक्सिंग या ऐसी चीज़ें उनको हम रोकते हैं। कई बार लोग कहते हैं ना होती है, तो मैंने अपनी इसने देखा तो लगभग नहीं हुई, कहीं हमें ऐसा नहीं लगा। एक दो जगह जहाँ पर स्टेडियम में हो रहे थे, जब देहरादून में हमने लेजेंड्स लीग करवाया था, तो वहाँ पर कुछ 25 लड़कों को हमने पकड़ा था जो मोबाइल से डेटा ट्रांसफ़र कर रहे थे, भेज रहे थे, तो उनको पुलिस पकड़ के ले गई। तो वो टीम के अंदर करने वाले लोग नहीं होते हैं, क्योंकि ये बहुत ट्रांसपेरेंसी हो गई है, हर चीज़ मीडिया में आती है, हर चीज़ आपके पास फ़ोन है, सब कुछ है, तो बहुत मुश्किल है चीज़ें होना। पहले शायद आज से 10-15 साल पहले होती होंगी, बट जैसे जैसे चीज़ें आती हैं सामने तो उसका कहते हैं तोड़ भी निकलता है। तो इस चीज़ को करप्शन है या इसको रोकने का काम हमारा होता है, उनको सेफ्टी देना, सिक्योरिटी देना, और कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब चीज़ देखना हमारा काम होता है। तो इसलिए हम लोग काफ़ी जेलअप रहते हैं प्लेयर के साथ, अच्छा बॉन्डिंग रहती है हमारे साथ। ऐसा नहीं कि हम आइसोलेशन में काम कर रहे हैं, उनके साथ ही उनके होटल में साथ रहते हैं हम लोग वहाँ पर, और तो उनके हर हरकतों को, उनकी जो बार तो गाना गाते भी आप नजर आ रहे थे। हाँ, कई बार जैसे हम कोई मैच जीत जाते हैं हम लोग, तो उसके बाद शाम को पार्टी होती है, और पार्टी में फिर वो सभी दोस्त मिलते हैं, सभी आते हैं, गाना गाना, डांस करना, अपने एंजॉय करना, मतलब मेन है। तो बड़ा अच्छा लगा। मैं कहता हूँ सारे प्लेयर जिनसे मिला मैं बहुत अच्छे हैं। श्री संत मेरे अच्छे दोस्त हैं, है ना, बहुत से प्लेयर हैं, बहुत बढ़िया हैं वो। उनके साथ मैंने गाना भी गाया है ना, स्टेज शेयर किया उनके साथ। एक दो कोच थे, उनके साथ भी शेयर किया मैंने। अच्छा अनुभव था ओवरऑल, मतलब अच्छा फील हुआ कि किन्हीं अच्छे लोगों के साथ मैं रह रहा हूँ। उनका काफ़ी कुछ सीखने को मिला उनसे। जैसे कहा ना, बड़े लोगों के साथ आप रहोगे भी तो बहुत कुछ सीखोगे आप उनसे, क्योंकि वो जहाँ तक पहुँचे हैं ना, ऐसे नहीं पहुँचे, तुक्के से नहीं पहुँचे। करोड़ों में एक दो होंगे तुक्के से पहुँच गए जाते होंगे, अदरवाइज हर कोई मेहनत करता है। लोग मेहनत को कोई नहीं देखता, लोग अचीवमेंट्स देखते हैं और फिर जलते हैं कि यार वहाँ पर ऐसे पहुँच गया, वैसे पहुँच गया, बट उसका स्ट्रगल बहुत होता है। हर आदमी जो ऊंची पद पे पहुँचा हुआ है या जो ऊपर पहुँचा हुआ है, उसने स्ट्रगल किया है, और स्ट्रगल को कोई देखता नहीं। मैंने कहा ना, हर कोई अब सक्सेस देखता है आदमी की। तो अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पर। आपने जैसे आर्मी से आप आए, जब आपने अपना रिटायरमेंट लिया जी, उसके बाद आपने सोचा कि क्यों ना बच्चों को जो है कि कोचिंग दिया जाए, एनडीए हो, सीटीएस हो, एफकैट हो, या फिर अन्य चीज़ों के बारे में। तो कुछ इसके बारे में जानकारी दें कि किस तरह से आप बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, कौन कौन सी ट्रेनिंग आपके द्वारा दिया जाता है। ओके, आप पहले तो इसके बारे में बताइए। जैसा मैंने बताया कि मैं पहले वनीमी सेंटर सिकंदराबाद में रहा था, तो वहाँ पर लगभग 28-30 हज़ार रिक्रूटों को ट्रेन करना, एनरोल करना काम था मेरा। तो वहीं पर हमने एक जीटीओ ग्राउंड बनवाया था। हमारे कमांडर सर थे, उन्होंने, तब मैं लेफ्टिनेंट था वहाँ पर, तो उन्होंने मुझे टास्क दिया था कि एक जीटीओ ग्राउंड बनवाओ, और थोड़ा मैंने फिर 14-15 डेज़ का कैप्सूल कोर्स जैसा होता है वो भी किया था। तो बेसिक थोड़ा नॉलेज मुझे एसएसबी आ गई थी, और उसके बाद फिर जहाँ पर जेसीओ जो जवान होते हैं, एसएससी एंट्री वाले, एससीओ एसएल वाले, उनको मैंने गाइड किया, ग्रूम किया। जेसीओस के बच्चे, ऑफिसर्स के बच्चे आते थे एसएसबी कोचिंग के लिए, मैंने कोचिंग की। तो टचवुड जिसको मैंने ग्रूम किया, ऑलमोस्ट लगभग बच्चे वो सब हो गए, क्योंकि उसका लोगों के बीच में एक डर है कि एसएसबी हवा है। हवा तो है, नो डाउट, कि ये वर्ल्ड का मेरे ख्याल से सबसे टफेस्ट एग्जाम है ये। टफ है, लेकिन इसकी एक कहते हैं की होती है कि वो आपको जैसे हो वैसे चाहता है आप अगर वो आप फिट होते हो फौज के मानकों में, जो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हम बोलते हैं, अगर उसमें फिट होते हो तो आपके चाहे 10th-12th में 45% हो, 50 हो, चाहे 99%, उनको मतलब नहीं उन चीज़ों से। अगर आप उनके क्राइटेरिया में, उनकी जो खाका है उसमें फिट हो जाओगे तो ईजी है। तो वही चीज़ मैंने समझी कि क्या चीज़ वो चाहते हैं, क्या चीज़ बच्चे में होनी चाहिए। आप वहाँ पर फेक नहीं कर सकते हो कोई चीज़। अगर आप चाहोगे कि मैं कोई चीज़ फेक करूँ, नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पर 3 टेस्ट हैं आपके, साइकोलॉजी है, जीटीओ है और इंटरव्यू है। साइकोलॉजी मीन्स जो आपके मन में चल रहा है, मनसा, मन में क्या चल रहा है आपका। जीटीओ, आप ग्राउंड में क्या कर रहे हो, कर्म है आपका, वो कर रहे हो। इंटरव्यू मुँह से आप बोल रहे हो, वाचा, तो आप दिमाग में क्या सोच रहे हो, क्या वही बोल रहे हो और क्या वही कर रहे हो, ये मैच हो गया तो ख़त्म, पास है वो। अब बच्चे कई बार होते हैं कि बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और कहते कुछ और हैं, और दिखाते कुछ और हैं, तो यहाँ मार खाते हैं। कई जैसे मैंने कह दिया कि सर ललित इज़ वेरी कोऑपरेटिव, इंटरव्यू में क्यों मुझे टाइम मिल रहा है, मैं आराम से एक इंटरव्यू ऑफिसर के साथ बात करूँ तो मैं अपनी खूब तारीफ करूँगा। लेकिन वही बात जब आएगी ग्राउंड में, जीटीओ ग्राउंड में, तो हम 8 या 10 के ग्रुप में काम करवा रहे हैं वहाँ पर, तो क्या वो लड़का कोऑपरेशन दिखा रहा है वहाँ पर?
नोट हो जाएगा वहाँ पर कि वहाँ तो ऐसा बोल दिया कोऑपरेटिव हूँ, यहाँ कोऑपरेशन दिखा नहीं रहा। डेयरिंग, कहीं आपको जैसे बर्मा ब्रिज में चलना है या फिर टाइगर लीप लेनी है, कुछ वहाँ डर रहे हो आप, गिर गया, रोना शुरू कर दिया आपने, तो ये तो डेयरिंग है ही नहीं इसके अंदर, बच्चे के अंदर कहना कुछ और कुछ करना कुछ और है। वहीं जब साइकिलिटी टेस्ट होता है तो उसमें बहुत रगेड और बहुत शॉर्ट टाइम में आपने आंसर देना होता है। जैसे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, टीएटी एग्जाम है, वो सब इतने शॉर्ट टाइम में होता है कि आपका, जैसे हम कहते हैं हमारे दो माइंड होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। तो हमारा कॉन्शियस माइंड उस वक्त ब्लैंक हो जाता है, इतने जल्दी हमने आंसर लिखने पड़ते हैं कि हमारा कॉन्शियस माइंड ब्लैंक हो जाता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है उस वक्त। जैसे कई बार होता है, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, पर कहीं ना दिमाग हमारा कोई इमेजिनेशन चल रहा है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ग्रूम कर रखा है तो एसएसबी बहुत इजी जाएगी। जैसे कि आप कहते हो मैं कोऑपरेटिव हूँ, घर में अपने माँ बाप की हेल्प करी है, मम्मी के खाना बनाने में हेल्प कर दी, पापा की इसमें हेल्प कर दी, ब्रदर सिस्टर उनकी हेल्प कर दी, स्कूल में आए अपने दोस्तों की हेल्प करी, टीचर्स की हेल्प करी, अपने साथियों की हेल्प करी, तो कोऑपरेशन तो यहीं से आ जाएगा, आपको सीखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने किया है तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप कर लोगे वहाँ पर वो। और वहाँ जाके 2-3 महीने सोचो कि मैं कोऑपरेटिव बन जाऊँ, फिर नहीं बन पाओगे। उसको ग्राउंड में आपको प्रैक्टिकली वो चीज़ करनी पड़ेगी, ताकि वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएँ कि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, मैं डेयरिंग हूँ तो डेयरिंग काम किए होने चाहिए, मुझे डरपोक हूँ और वहाँ दिखा रहा हूँ डेयरिंग, तो नहीं हो पाएगा। वहाँ साइकिलिस्ट और जीटीओ पकड़ लेंगे आपको वहाँ पर। तो इसीलिए जो भी क्वालिटीज़ 15 ऑफिसर क्वालिटीज़ हैं, अगर उन क्वालिटीज़ में आप एक क्वालिटीज़ को आप देखो, उन पर काम करो, और इसको काम करने में और सीखने में हो सकता है किसी को 4 महीने लगे, हो सकता है किसी को 4 साल लगे, हो सकता है किसी को 40 साल लग जाए उसको सीखने में, वो आपकी अपनी कैलिबर है। अगर वो चीज़ पकड़ लिया आपने, सीख ली कि क्या क्वालिटी होनी चाहिए ऑफिसर के अंदर, वो क्वालिटी मैं पढ़ के तो नहीं लिखूँ। अगर मैं 100 टाइम्स लिख दूँ कि या 5000 टाइम लिखूँ आई एम कोऑपरेटिव, आई एम ब्रेव, नहीं हो पाऊंगा। मुझे ग्राउंड में वैसे प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो जैसे हम यहाँ कराते हैं, मेरी एकेडमी है उत्तराखंड डिफेंस एकेडमी देहरादून के अंदर है, तो उसमें हम बच्चों को एक्टिविटीज़ कराते हैं। जैसे भद्राज है, वो 13 किलोमीटर की फुट हिल से ऊपर तक की चढ़ाई है। सुबह 4 बजे बच्चों को पिट्ठू बना के ले आते हैं वहाँ पर। तो बच्चा जो सोचता है कि मैं उस पहाड़ी कैसे चढ़ूंगा, लेकिन चढ़ जाता है। तो जब वहाँ पहुँचता है, देखता है कि यार मैं इतनी चौड़ी, इतनी ऊंची मैंने पहाड़ी नाप ली है, तो अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है। 2-3 बार वो चीज़ करेगा और तो अपने आप उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ कि मैं कर सकता हूँ, कोई भी टफ काम होगा मैं उसका आंसर दे सकता हूँ। मेंटल फिजिकल टफनेस जैसे हो गया, जैसे मान लिया आप 2 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, नॉर्मल एवरेज दौड़ते हैं, कभी कभी आप 15 दिन 20 दिन या 1 महीने के अंदर 10 किलोमीटर की रेस करो और रुको मत। रुकना नहीं आपने, आप ब्रिस्क वॉकिंग कर लो, जॉगिंग कर लो, रनिंग कर लो, लेकिन रुको मत। आपका दिमाग और आपका शरीर एक बार आपको बोलेगा बस अब रुक जा। दौड़ 5 किलोमीटर आप बोलेगा कि यार अब मुझसे नहीं होगा, चेस्ट पेन हो रहा है, ये पेन हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, लेकिन दिमाग को ये कहो अपने कि नहीं, मुझे 10 किलोमीटर की जो मैंने किया डेस्टिनेशन, वहाँ पहुँचना ही पहुँचना है मुझे। जब ये चीज़ आपकी लड़ाई, आपके दिमाग और बॉडी के बीच में जो लड़ाई चलेगी आपकी, यही लड़ाई आपको मेंटली और फिजिकली रोबस्ट बनाएगी आपको, है ना। आपका उस वक्त आपका शरीर जो है आपका दिमाग के हिसाब से चलेगा, आपका शरीर नम हो जाएगा आपका। जब आप ये चीज़ करोगे अपनी लाइफ में, तो आपकी फिजिकल फिटनेस वैसी रहेगी, मेंटल रोबस्ट में अपने रहेगी। मेरे अंदर में ये जज्बा है कि मैं जो कुछ ठानता हूँ मैं कर लेता हूँ, और यही क्वालिटीज आपके अंदर आ गई, तो वही चीज़ तो हम ढूंढ रहे हैं एसएसबी के अंदर। ये बच्चों को समझ नहीं आता, बच्चे सोचते हैं या पता नहीं क्या जो चेक कर रहे हैं वो लोग। इन क्वालिटीज़ के ऊपर काम कीजिए, बहुत ईजी है। सिमिलरली जैसे जीटीओ टास्क है, लोग कहते हैं सर कई बार, जैसे हमारा ग्राउंड है वहाँ पूछते हैं सर क्या यही जो स्ट्रक्चर है एसएसबी मिलेंगे हमको, तो उनको बोलना चाहता हूँ कि हर 6 महीने में एसएसबी अपना जितना जीटीओ का स्ट्रक्चर है वो चेंज कर देती है, लेकिन उसकी एक की है कि कैसे इनको करना है, और वो बच्चे को पता है तो इजीली कर लेता है वो। आप स्ट्रक्चर कुछ भी लगा दो, कुछ भी स्ट्रक्चर बना दो वहाँ पर, कैसे भी डिफिकल्ट बना दो, अगर उसे पता है कि इसका फॉर्मूला क्या है इसको खोलने का, ईजिली कर लेगा वो। तो हम वहाँ पर उसको ग्रूम करते हैं कि ये चीज़ें होती हैं जो वहाँ पूछेंगे आपसे, जो करेंगे, आपने ऐसे बोलना है, ऐसे शो करना है उसको, बाकी बच्चे की कैलिबर है उसमें। ये इस तरीके से सर एसएसबी होता है। टफ जरूर है बट इजी बहुत है, जिसके लिए जैसे कि ना फौजी के बच्चे का हाँ एक चीज़ आती है कई बार, लोग कहते हैं कि सर फौजी के बच्चे बन जाते हैं, बाकी लोगों में बहुत टफ रहता है। ये गलत है। ये अब नॉर्मल एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। एक किसान का बेटा है, चाहे उसने खेत में काम ना किया हो, पापा के साथ सुबह शाम जा रहा है, पानी दे रहा है, उनको खाना दे रहा है, जो कुछ कर रहा है, देख रहा है पापा क्या कर रहे हैं। अगर और दूसरा लड़का है हमारा फौजी का, जिसने अपने पापा को सुबह 4 बजे उठते देखा है, रात को नाइट ड्यूटी करते देखा है, टेंशन में देखा है, काम कर सब कुछ देखा है, फौज में गेम्स हो रही हैं, बड़े खाने हो रहे हैं, पार्टी, सब कुछ देख रहा है उसने। अब 2 बच्चों को मैं खड़ा करता हूँ यहाँ पर और आपसे कहता हूँ कि मुझे एक किसान चाहिए, मुझे एक बच्चा चूज़ करना है। वहीं एक फौजी का बच्चा आएगा और एक किसान का बच्चा आएगा, चाहे दोनों ने ग्राउंड में कुछ नहीं कर रखा है लेकिन देख रखा है सिर्फ,
तो कहीं ना कहीं किसान का बच्चा सही आंसर देगा कि कौन से मौसम में कौन सी फसल लगनी है, कौन से में कैसे हुआ कि ट्रैक्टर कैसे चलता है, सब पता होगा उसको। फौजी के बच्चे को शायद पता ना हो वहाँ पर, तो आप किसको लोगे? किसान के बेटे को लोगे। तो सेम कहानी फौज की है कि फौजी का बच्चा जिंदगी भर फौज में पापा के साथ रहा हुआ है, वो सब चीज़ कार्रवाई पता है उसको, उससे खड़ा होने का तरीका, एक ऑफिसर से कैसे बात करते हैं उसका तरीका, हर चीज़ उसको पता है। तो वही चीज़ वो एसएससी में दिखाता है अपनी कि भाई मैं डिसिप्लिन हूँ या मुझे नॉलेज है, तो सिलेक्शन रेट बढ़ जाते हैं थोड़े से। और ऐसा नहीं कि हर कोई किसान का बेटा हो चाहे किसी का बच्चा हो वहाँ जाएगा, तो मैंने कहा जैसे 15 क्वालिटीज़ हैं तो सिलेक्शन ईजी है वो। और यकीन कीजिए हम सब के अंदर OLQs हैं, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का लड़का हो हैं, लेकिन विद सराउंडिंग कैसे उसको दोस्त मिले हैं, कैसे पेरेंट्स ने ग्रूमिंग करी है, कैसे टीचर मिले हैं, कैसे आसपास के नेबर्स हैं, वो उनकी उस क्वालिटीज़ को सिर्फ डोमिनेट कर देंगे, बाकी उसकी क्वालिटी रिसेसिव हो जाएंगी। तो जैसे बिजनेसमैन का बेटा है, उसके दिमाग में बिजनेस चलता रहेगा, तो बिजनेस वाली जो भी क्वालिटीज़ होती हैं वो उसकी उभर के ऊपर आएंगी, बाकी चीज़ें उसकी डाउन हो जाएंगी। वैसे फौजी का बेटा है, जो फौज में उसने देखा है, तो जो फौज की रिक्वायर्ड क्वालिटीज़ है वो उसकी उभर जाती हैं, बाकी रिसेसिव आती हैं। तो हमारा ये काम रहता है कि जब बच्चा मेरे पास आता है तो मैं उन क्वालिटीज़ को उसमें से निकालता हूँ कि ये क्वालिटीज़ तुम्हारे अंदर हैं और इसको कैसे आपने इम्बाइब करनी है, कैसे सीखना है उसको, तो पॉलिश करते हैं और हो जाता है बच्चा ये। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार आपके साथ आज जो पॉडकास्ट रहा। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें समय दिया। लेकिन आखिर में हमारे तमाम दर्शकों को अपनी तरफ से मैसेज अगर आप देना चाहें। जी, सभी को मैं कहना चाहूँगा कि लाइफ में सक्सेस और फेलियर ये दो पहलू हैं, और लगभग हर सक्सेसफुल आदमी की ज़िंदगी में आते ही आते हैं। तो जब भी आपको लगता है कि यार मेरा सोचा हुआ काम नहीं हो पा रहा, मैं नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं हो पा रहा, तो शांत हो जाइए, बिल्कुल मन को बहुत भड़ास मत निकालिए, गुस्सा मत होइए, रोइए मत, शांत कीजिए मन को, सोचिए कि कहाँ पर मुझसे कमी रह गई थी, कहाँ पर मैंने गलती की, उसको और सुधारूँ। मेहनत से कभी जी मत चुराइए, है ना। लाइफ में प्रायोरिटाइज़ कीजिए चीज़ों की, मेरी ज़िंदगी में मुझे करना क्या लाइफ में, अंधाधुंध किसी भीड़ के पीछे मत चलिए। जहाँ भी आपको लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए उस चीज़ को कीजिए, लगन से कीजिए, और यकीन कीजिए ये पूरी डेस्टिनी जो आपकी अचीव कर लोगे। आज तक जो भी मैंने सोचा है, जो मैंने किया, लगभग ऑलमोस्ट मुझे हर चीज़ें मिली हैं, क्योंकि मैंने एक मत होकर काम किया है, अपना दिल दिमाग एक तरफ लगाया कि मुझे ऐसा करना चाहिए, वो मैं करता हूँ उस चीज़ को, और मुझे अच्छा लगता है मुझे। तो वैसे ही आप सबके लिए मेहनत कीजिए, मेहनत से कोई नहीं मरता। और बल्कि आप जब मेहनत करेंगे, एक अच्छे सोच के साथ काम करेंगे, तो भगवान आपके साथ ही, आपकी दुआएं सब साथ चलेंगी आपके, और सक्सेसफुल हो जाओगे। बहुत बढ़िया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने इस शो में बुलाया मुझे। ये मेरा पहला एक्सपोजर है और पहला एक्सपीरियंस है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।